हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरा आप सभी से क्विज का क्वेश्चन है। क्विज का क्वेश्चन ये है कि देखो, जैसे एफआईआर फाइल होती है, कोई भी क्रिमिनल केस होता है या कोई भी केस किसी के ऊपर पुलिस के थाने में जाके आपको कराना होता है। ऐसे ना ईडी जब किसी के ऊपर चार्जशीट और केसेस फाइल करती है तो उसको एफआईआर नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना, ठीक है। सॉरी, पहली न्यूज़ ही मिस कर दी। तमिलनाडु मिनिस्टर अरेस्टेड बाय ईडी, रिमांडेड इन जुडिशियल कस्टडी। तो मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। अब क्या होगा आगे वो अलग बात है, एग्जाम का भी पर्सपेक्टिव नहीं है, बट हाँ फ्रंट पेज की न्यूज़ थी इसलिए कवर किया है। बाइपर जॉय के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एंड वी ऑल होप कि ये हमारे देश के ऊपर ना कोई ज़्यादा नुकसान लेके न आए, खासकर कोस्टल एरियाज जो गुजरात के साइड में हैं। तो वी होप कि ऐसा कुछ ना हो। बाकी तो सब कुछ इस पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर कुछ पॉइंट्स और बनेंगे फ्यूचर में तो देखते हैं। तमिलनाडु विड्रॉज जनरल कंसेंट ग्रांटेड टू सीबीआई। देखो, जनरल कंसेंट सीबीआई का क्या होता है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि अगर वो जनरल कंसेंट दी हुई है सीबीआई को, तो सीबीआई बिना उनसे परमिशन लिए उनके स्टेट में बहुत सारे केसेस पे जांच कर सकती है, ठीक है। बट अगर जनरल कंसेंट सीबीआई से स्टेट ने हटा दिया तो सीबीआई बिना स्टेट के परमिशन के वहाँ पे जांच नहीं कर सकती है। देखो, बहुत बार सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देख लो, तो सीबीआई का यूज़ बहुत बार एज ए फ़ायदे की तरह जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो करती है। जिस स्टेट में उनकी पार्टी नहीं होती वहाँ पे केसेस चालू कर देते हैं और इस तरीके की चीज़ें। तो जनरल कंसेंट आज की डेट में तमिलनाडु ने भी हटा दिया है, और उससे पहले छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। आप ये देख सकते हैं कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी बीजेपी नहीं है, तो इन लोगों ने जनरल कंसेंट हटा दिया है। और अभी क्यों हटा है, क्योंकि आपने देखा ना ईडी ने तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर को उठाया है, तो वो वाली बात है। इसके बाद देखो, आज दो टॉपिक हैं, जैसे कि एक फाइनेंस कमीशन के बारे में है और एक लॉ कमीशन के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फाइनेंस कमीशन जो बनेगी उस पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे फिर से पूरी लोगों से राय मांगी है। तो ये तो इतनी छोटी मतलब एग्ज़ाम का नहीं है, लेकिन फाइनेंस कमीशन क्या है, लॉ कमीशन क्या है ना, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट आज हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि आज मेरे पास कंटेंट जो लैपटॉप में था वो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने फिर पीपीटी में उसको ऐड नहीं किया है। तो वो मैं कल आपको करके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो आज इस दोनों टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि सीलिंग ऑन वीट स्टॉक, कि भाई ज़्यादा वीट को स्टॉक नहीं कर सकते। देखो, वीट स्टॉक करके करता क्या आदमी, सिंपल सी बात है ना। मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड, अगर आप उसको रोक दो, अपने पास रख के स्टॉक कर लो, तो उसकी दाम बढ़ जाएगा, और फिर दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे। और जब रशिया एंड यूक्रेन, जो दो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस थे जहाँ से वीट का एक्सपोर्ट होता था पूरे वर्ल्ड में, तो अभी पूरे विश्व में वीट का दाम बहुत चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्पोज किया है। बाकी एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव कुछ भी नहीं है, मत पढ़ना। इसमें ना इससे रिलेटेड एक टॉपिक है। टॉपिक क्या था कि देखो, सरकार ने वीट का प्रिक्योरमेंट कम कर दिया था जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुई थी, बट वो अब ठंडे बस्ते में है, जो कि वो पुराना टॉपिक था, तो आप लोगों के लिए कंटेक्स्ट नहीं है। बट अगर कुछ होगा तो मैं उसको कवर करूँगा। ये वाला मैंने बोला है, लॉ कमीशन के बारे में हम जानेंगे। अब दो आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने ही है, मैंने दूसरे न्यूज़पेपर से उठाए हैं, जो कि द हिंदू में और कुछ खास था नहीं। तो बिजनेस लाइन से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस लेसन नॉट लर्न करके एक एडिटोरियल आया था, तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है जिसमें यहाँ पे मद्रास हाई 12 जून का है ये, मद्रास हाई कोर्ट ने MS धोनी की एक कंटेम्प्ट प्ली है। पहले पूरी मामले को समझते हैं। देखो, एक IPS हैं संपत कुमार, इन्होंने ना MS धोनी के ऊपर कुछ कमेंट किए थे 2014 में कि भाई ये बुकिंग करी है समथिंग ऐसा। तो धोनी ने इनके ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया था। उसके बाद भी इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया संपत कुमार ने, IPS संपत कुमार ने, अगेंस्ट द जुडिशरी एज वेल और फिर धोनी एज वेल, और उसको फॉलो भी नहीं किया जो कोर्ट ने आदेश दिया है। तो मद्रास हाई कोर्ट टू हियर ऑन जून 15 अ कंटेम्प्ट प्ली मूव्ड बाय MS धोनी अगेंस्ट IPS ऑफिसर संपत कुमार। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है ये भी आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो पहले देखो, मैं इस आर्टिकल पे आऊँ ना, उससे पहले आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या ये समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ना, ये अक्टूबर 1962 की बात है, जब सोवियत यूनियन की मदद से जो क्यूबा है आज की डेट में, जिसको हम क्यूबा बोलते हैं, उसे क्यूबियन भी बोला गया है इस आर्टिकल में। तो जो क्यूबा है उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया था,
और एक बहुत प्रॉब्लम का सिचुएशन उस समय वर्ल्ड में क्रिएट हो गया था। तो यही जो है ना, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूएस के प्रेसिडेंट ना जॉन एफ कैनेडी थे, ठीक है, और सोवियत के उस समय जो हेड होते थे वो निकिता खुर्शेव होते थे, ठीक है, निकिता खुर्शेव। तो इन लोगों ने जो किया वो तो बात की बात है, लेकिन ये मामला आया कैसे पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हुआ ये कि बटिस्टा, फुलजीनियो बटिस्टा करके जो है ये क्यूबन के डिक्टेटर थे। तो गुरिल्ला वॉर के थ्रू जो है इनको फिडेल कैस्ट्रो करके एक बंदे हैं, उन्होंने रिप्लेस कर दिया जनवरी 1, 1959 में। अब जो ये फिडेल कैस्ट्रो है ना, थोड़े सोशलिस्ट टाइप के बंदे थे, इनका रशिया से थोड़ा सा क्लोज आप संपर्क बोल सकते हो। तो यूएस ने क्या किया ना, इनको हटा के ये कोशिश करी कि भाई कोई बंदा ऐसा लाया जाए क्यूबा के अंदर जो यूएस की सपोर्ट करे। अब आप ये कहोगे कि सर यूएस का क्या लेना देना था क्यूबा से। तो उस समय ना देखो, सब लोग डरे हुए थे, वर्ल्ड वॉर खत्म हुए थे, तो उनको ये लगता था कि कल को फिर से वर्ल्ड वॉर अगर होता है तो ये जो कंट्रीज हैं फिर रशिया के सपोर्ट में हो जाएंगी, सोवियत यूनियन के सपोर्ट में चली जाएंगी, हमें हमारे सपोर्ट में चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे पसंद का कोई बंदा वहां पे डालना होगा। इसके चलते हुए ना इन्होंने एक इन्वेजन करने की कोशिश करी यूएस ने, जिसको जो है ना आप बोलते हैं बे ऑफ पिक्स इन्वेजन, ठीक है। तो जो ये बे ऑफ पिक्स इन्वेजन था ना, ये था क्या एक्चुअली, देखो जब क्यूबा में आपको पता है जब ये कैस्ट्रो आए थे तो इन्होंने जिनको हटाया था, तो वो जो बागियां थे ना, जो बागी लोग थे, उनको ट्रेन किया गया था यूएस के द्वारा, उनको पैसा दिया गया था, फाइनेंशियल एड दी गई थी, और उनसे ही कहा था कि इन्वेड करो। तो ये बे ऑफ पिक्स इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। फिर हुआ क्या कि देखो, जब भाई कैस्ट्रो ने देखा कि यार यूएस जो है मेरे पीछे पड़ गया है, कैस्ट्रो भी थोड़े सोशलिस्ट टाइप के बंदे थे, तो किसकी मदद में जाएंगे, बिल्कुल रशिया की मदद पे चले गए, सोवियत की मदद मांगने चले गए। तो सोवियत ने इनको मदद करने के लिए काफ़ी सारी न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो सप्लाई कर दी। अब अगर न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा को सप्लाई कर दी गई है तो ये तो बहुत दिक्कत की बात है। क्यूबा जो है कल को न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करके यूएस के कुछ भी चीज़ें उड़ा सकता है। तो मामला जो है ना बहुत ही सीरियस चला गया था। उसके बाद क्या हुआ, इस मामला को सॉर्ट आउट करने के लिए देखो, ये जो है ना यूएस ने ये मिसाइल्स ट्रेस करी थी उस समय अपने सैटेलाइट से कि भैया ये न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा के पास आ चुकी हैं, और ये बहुत ही सिंपल जो है तरीके से यूएस पर जाके कभी भी यूएस में बहुत ज़्यादा विध्वंस जो है, नुकसान जो है वो मचा सकती है, कर सकती है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखिए हुआ ये कि यूएस ने जो है ना साफ साफ शब्दों में सोवियत यूनियन को धमकाया, और या फिर आप कह सकते हो कि बात सिंपल शब्दों में कही कि भाई अगर तुमने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स वापस नहीं लिए तो हम क्यूबा को पूरा उड़ा डालेंगे, क्योंकि हमें मिसाइल जगह पे ख़त्म करनी है, जहाँ जहाँ पे मिसाइल्स हैं तो हम उन जगह पे बॉम्ब्स गिरा के इन्हें ख़त्म कर देंगे। तो फिर क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने बाद में मैटर को समझा, खुर्शेव जो थे इन्होंने फिर इस मैटर को समझा, और इन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो क्यूबा से वापस ले लिए। ऑल्दो इस बात से जो है ना क्यूबा काफ़ी नाराज़ था, जो कैस्ट्रो थे क्यूबा के वो काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि खुर्शेव ने जो है वो यूएस के साथ 1-to-1 जाके वार्तालाप कर ली, और खुर्शेव की कुछ डिमांड्स थी जो यूएस ने मान ली, और यूएस की जो डिमांड्स थी वो खुर्शेव ने मान ली। तो इसमें क्यूबा को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तो ये जो चीज़ थी ना, इसी को आपका जो है ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड में एक डिप्लोमेसी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से दो दुश्मन जो हैं वो बातचीत करके चीज़ों को सॉल्व कर लिए, जैसे कि रशिया मतलब उस समय का सोवियत और यूएस। तो अब राइटर जो है ना इस आर्टिकल को कनेक्ट कर रहे हैं प्रेजेंट रशिया यूक्रेन क्राइसिस से। अभी ये आज की न्यूज़ में एक न्यूज़ निकली है कि पुतिन साहब ने एक न्यूज़ में स्टेटमेंट दी है कि यार यूक्रेन ने जो है ना वार्तालाप करके चीज़ों को सॉल्व करने का या पीस टॉक्स करने से जो मना कर दिया था वो यूएस के कहने पे किया था। तो अभी जो राइटर हैं वो ये कह रहे हैं देखो विंटर इज कमिंग, और इतनी ज़्यादा जब बर्फ़ हो जाती है ना तो वॉर वैसे भी रुक जाता है, फिर उसको कुछ समय के लिए आप कह सकते हो कि एक पॉइंट पे लाके रोक दिया जाएगा, या फिर तब भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस लेवल पे नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, सब चीज़ें ही जमी रहती हैं। तो फिर क्या है इसका सॉल्यूशन, राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी से बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, सीज फायर का एग्रीमेंट साइन कर लो आपस में। तो इस तरीके की चीज़ें जो है राइटर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से कनेक्ट करके कह रहे हैं। लेकिन आप यूएस को देखिए, कब से कभी मतलब पूरे वर्ल्ड में कितना डिसऑर्डर मचाता है। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब की बात है, और तब भी वो ये चीज़ें कर रहे थे और आज भी वही चीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूरा, अब आप ये कहोगे कि सर सोवियत यूनियन की गलती थी, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स दे दिए थे, लेकिन एक्चुअल में गलती किसकी थी? एक्चुअल में गलती थी यूएस की। कैनेडी साहब ने क्या कहा
कि चलो पिग वाला बे ऑफ पिग इन्वेजन करते हैं, क्यूबा में अपना बंदा करते हैं, बिना मतलब कि उन्होंने एक कंट्री के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया, वहां पे पैसा दे के वहां के बागियों को पैसा दिया कि भैया चलो बवाल करो, फिर ये पूरा मैटर हो गया। तो इस तरीके की चीजें देखी जाती हैं। यहाँ पे देखो एक टर्म यूज हुई है ब्रिक्समैनशिप, ठीक है। तो ब्रिक्समैनशिप ना क्या है, ब्रिक्समैनशिप का मीनिंग होता है, वोकेबलरी में आपके ऐड करवा रहा हूँ। ब्रिक्समैनशिप का बेसिकली मतलब ही पॉलिटिकल यूज किया जाता है कि अपने इंटरेस्ट के लिए ना बहुत ज्यादा नुकसान कर देना पॉलिटिक्स के अंदर। तो वही ब्रिक्समैनशिप का एक बहुत बड़ा और गंदा एग्जाम्पल था ये पूरी इंसिडेंट थी क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाली, ठीक है। चलिए, और मैजेस्टियन की वो जो है चीज़ों को रेगुलेट कर सकें कि उनको जब ऐसा लगे कि कोई भी चीज़ उनके रेस्पेक्ट पे या फिर उनके ऊपर कोई भी चीज़ बोली जा रही है, तो दिस इज अ पावर ऑफ कोर्ट टू प्रोटेक्ट इट्स ओन मैजेस्टी एंड रेस्पेक्ट। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू रेगुलेट होता है। द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है, नहीं डिफाइन है, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ये कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 129 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आर्टिकल 215 कन्फर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑन द हाई कोर्ट। मतलब देखो, पावर डायरेक्ट दी हुई है, लेकिन डेफिनेशन या फिर क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है ये दो टाइप के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की बात करता है, वन इज सिविल, अनदर इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट जो है ये तब होता है जब कोई आदेश दिया है कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर इंसान को कि भाई ये चीज़ें करो, या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को ये चीज़ करो, और वो फिर उस अथॉरिटी का पालन नहीं कर रहे, उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये सिविल डिसओबीडियंस हो गया उनके आदेश का, और ये सिविल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है 3 चीज़ों पे हो सकता है, जब कोई स्कैंडलाइज या लोअर करने की कोशिश करे अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, और ट्रेंड टू इंटरफेयर विद द ड्यू कोर्स ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो अगर ये तीनों में से कोई भी चीज में कोई आदमी पाया जाता है तो उसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट में माना जाता है। तो अभी हमने क्या चीजें जानी, पहले मैं एक बार बता देता हूं। देखो, 2 टाइप से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो होता है, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल मतलब जब कोर्ट का आदेश ना माना जाए, कोर्ट मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। क्रिमिनल मतलब कि आपने कोर्ट की जो रेस्पेक्ट है या कुछ भी कम करने की कोशिश करी हो। मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू ये रेगुलेट होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आने की उम्मीदें हैं, आप गलत ना करिएगा। आर्टिकल 129 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, आर्टिकल 215 जो है वो हाई कोर्ट को पावर देता है। अभी इसमें देखो, प्रशांत किशोर या प्रशांत तिवारी समथिंग ही इज वेरी फेमस लॉयर यार, पता नहीं कैसे नाम निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोबडे साहब के ऊपर शायद आई थिंक उस समय उन्होंने कुछ बोला था, तो ₹1 का फाइन फिर इनके ऊपर लगाया था। क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही चल रही थी, तो लास्ट ईयर भी ये काफी न्यूज में रहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में का नाम बताइएगा यार, वरना रिकॉर्डिंग के बाद तो मैं तो सर्च करूंगा ही। देखो, इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि सेक्शन 5 ऑफ द जो एक्ट है आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, वो कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म या फेयर कमेंट जो है ना वो जायज है, वो ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है ना कि ये फेयर है क्या, ये कहीं नहीं डिफाइन है। तो फिर इसको अपने तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है कि भाई ये फेयर था, ये फेयर नहीं है, ये फेयर है, ये नहीं है। इसके अलावा देखिए, जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, पर यहाँ पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कर्टेल किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब क्रिटिसिज्म भी कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज देखिए। अभी देखो, ये एडिटोरियल में क्या हुआ है, एडिटोरियल में ये कहा गया है कि इनके ऊपर देखिए, इन्होंने एज ए जुडिशरी एट ए लार्ज के ऊपर कमेंट किया था कि इसमें जो है दलित लोग जो हैं जुडिशरी के अंदर, उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, ब्राह्मण्स ज्यादा हैं, कुछ इस तरीके कमेंट किया था। उसके बाद ये मैटर ना पूरा एज ए जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में था, जो आपके चेन्नई की थी, चेन्नई हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट की। लेकिन ये केस जो है ना, ये जस्टिस स्वामीनाथन के पास गया, जो राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी उनके बारे में पहले भी कुछ ट्वीट किया हुआ है, कुछ इस तरीके की बातें इस आर्टिकल में लिखी, जो कि अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू रेगुलेट होता है। आर्टिकल 129 आपका सुप्रीम कोर्ट में पावर देता है, आर्टिकल 215 हाई कोर्ट में पावर देता है।
दो टाइप से क्रिमिनल प्रोसीडिंग दो टाइप से कंटेम्प्ट होते हैं, वन इज सिविल, अनदर इज क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है आप जब विलफुल डिसोबीडियंस करो किसी जजमेंट का कोर्ट के। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि आप कोर्ट की अथॉरिटी, कोर्ट को अपमानित करने की कोशिश करो, इस तरीके की चीज़ें हैं। और सेक्शन 5 जो है वो फेयर क्रिटिसिज्म को अलाउ करता है, लेकिन फेयर क्रिटिसिज्म क्या होता है ये एक एम्बिगुअस प्रोस्पेक्टस है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हमने जानी।